हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंडेंसेशन पॉलीमर स्टार्ट किया था और कंडेंसेशन पॉलीमर में हम पॉलीएस्टर कंप्लीट कर चुके थे। और पॉलीएस्टर में हम लोगों ने एस्टर लिंकेज जिसके अंदर होता है, तो उसके अंदर हमने दो पॉलीमर कंप्लीट किए थे। एक तो हम लोगों ने किया था ग्लिप्टल, है ना, और उसके पहले हम लोगों ने किया था, ये हमने ग्लिप्टल किया था, और एक पॉलीमर हम लोगों ने कंप्लीट किया था डैक्रोन या टैरेलिन। ठीक है, डैक्रोन टैरेलिन दोनों के मोनोमर कौन कौन से होते हैं? एक कॉमन होता है, कौन सा? आप एक तो होता है आपका टैरेप्थेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल ग्लिप्टल और टैरेलिन दोनों में कॉमन होता है, और उसमें होता है टैरेप्थेलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, और ग्लिप्टॉल होता है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड थैलिक एसिड। ठीक है, उसके बाद हमने पॉलीएमाइड स्टार्ट किया था और नाइलॉन 66 आप लोग नोट कर चुके थे। तो एमाइड लिंकेज प्रेजेंट है नाइलॉन 66, जिसके मोनोमर जो होंगे उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे। दैट इज द हेक्सामिथाइलिन डाइमीन 6 कार्बन एंड एडिपिक एसिड 4 एंड 5 एंड 6 कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट हमें देखना है पॉलीएमाइड में, हेडिंग लगाएंगे आप लोग, नाइलॉन 6 हमें देखना है। हेडिंग लगाएं नाइलॉन 6, और इसमें एक कार्बन होगा उसमें, सॉरी, नाइलॉन 6 में कितने कार्बन होंगे मोनोमर में? 6 कार्बन। वहां पर दो मोनोमर है और दोनों मोनोमर में 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो मोनोमर है दैट इज द कैप्रोलैक्टम, और इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन पहले आप लोग नोट कर लें। साइक्लोहेक्सेन है, ऑक्सीडेशन करेंगे साइक्लोहेक्सेन का, देन कन्वर्ट टू साइक्लोहेक्सेन नॉन, रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, वाटर एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, इसको नोट करते जाएं आप, तो उससे आपको बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन ऑक्सिम। ठीक है, फिर हम इसको H2SO4 से रिएक्ट करेंगे, देन हमारे पास आ जाएगा दैट इज द बैकमैन रीअरेंजमेंट करेंगे हम इसका, एंड हमें फाइनली मिलेगा कैप्रोलैक्टम। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे कैप्रोलैक्टम का, HOH बॉन्ड ब्रेक होगा, तो टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 5। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, CH2 का 5, C डबल बॉन्ड OH और NH2। ये जो बना ना दैट इज द कैप्रो एमिनो एसिड, कैप्रो एमिनो ओइक एसिड यूं बोल सकते हो आप। अब आप जब इसको आगे फर्दर इसका डिहाइड्रेशन करेंगे तो वाटर एलिमिनेट करना है हमें यहाँ पर, और इससे हमें फाइनली क्या मिल जाएगा? CH2 5 C डबल बॉन्ड O, और इधर ये पॉलीमर चेंज चल रहा है कंटिन्यू। तो ये हमें मिल गया नाइलॉन 6, जिसका मोनोमर क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। तो ये इसका प्रिपरेशन रिएक्शन है। यहां पर जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो एमिनो कैप्रोइक एसिड मिलेगा, देन आप इससे वाटर एलिमिनेट करेंगे, देन फाइनली आपको नाइलॉन 6 मिल जाएगा। तो नाइलॉन 6 का मेन आपको ध्यान रखना है, मोनोमर क्या होता है? कैप्रोलैक्टम। तो इसका प्रिपरेशन रिएक्शन विद पूरा इसको कंप्लीट नोट कर ले स्लाइड को, देन आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद पॉलीएमाइड में हम लोगों ने दो लिख ली, नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर में। अगला आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड रेजिन में सबसे पहले हमें पढ़ना है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, और ये फिनॉल एक मोनोमर है, फॉर्मल्डिहाइड एक मोनोमर है, और इससे हमें जो पॉलीमर मिलता है वो क्या होता है? दैट इज द बैकेलाइट, जिससे इलेक्ट्रिक स्विच प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, फॉर लिखा है हमने यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। पहले हेडिंग लगाओ आप लोग। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, इससे तो हमें नाम से पता ही लग रहा है कि बैकेलाइट के दो मोनोमर हैं, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, जो हमें याद रखना है इस नाम से ही बोलते हैं, और ये क्या बनाता है? बैकेलाइट। तो दोनों मोनोमर कौन कौन से होते हैं? फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब बैकेलाइट प्रिपेयर कैसे होता है, कैसे रिएक्शंस होती हैं, वो सारी डिटेलिंग यहां पर है, तो वो हम नोट करेंगे। तो पहले आप हेडिंग लगा लिया, तो देखो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दो मोनोमर हैं, दोनों मोनोमर डिफरेंट हैं, तो किस टाइप का पॉलीमर है? कोपॉलीमर। सेम होते हैं तो कौन सा होता है? होमोपॉलीमर। तो यहां पर देखो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दो मोनोमर हैं, एन यूनिट हमने इसका लिया है, और हम जानते हैं कि जो फिनॉल होता है OH ग्रुप लग रहा है, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, इलेक्ट्रॉन पेयर स्पीसीज है, और ये क्या होता है? ऑर्थ एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर का होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं फॉर्मल्डिहाइड से। अब ये कैसे रिएक्ट हो रहा है वो थोड़ा सा डिटेलिंग यहां देख लेते हैं हम। तो फिनॉल के अंदर देखो यहाँ पाई बॉन्ड है, तो जो फिनॉल है दैट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब आपको यहाँ पर लॉन पैर दिख रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। इट मीन जो फिनॉल है वो किस तरह से वर्क करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज।
अब ये किसको देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट है तो यहां पर देखो फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन है, ये कार्बन क्या है? फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन है। और जब ये इसको देगा तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, दैट इज द न्यूक्लियोफाइल। तो ये किस तरह से वर्क करेगा? फॉर्मल्डिहाइड में जो कार्बन है ये क्या काम करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इसको देगा। जो कार्बन है ना, एक तरह से मान लो आप बेचारा कार्बन है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा? पाई इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो यहां पर तो ये डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये जैसे ही इसको देगा, है ना, तो ये बॉन्ड इससे बनाएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन के बिटवीन। तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो ये जैसे इस पे ऐड होगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ? देखो जो फिनॉल है ना, एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये जब एडिशन होगा ना, ये इससे ऐड होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देगा। एरोमेटिसिटी लूज कैसे हो गया? ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया और इससे ये दो हाइड्रोजन जुड़े हुए CH2 और O-। अब एरोमेटिसिटी लूज कर लिया तो एरोमेटिसिटी अगेन गेन करने के लिए ये हाइड्रोजन से वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो हाइड्रोजन ने इधर डाले, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ये अपना एरोमेटिसिटी मेंटेन कर लेगा और इसमें क्या आ जाएगा? CH2OH और ये आपका एज इट इज फिनॉल हो गया। तो ये एक एन यूनिट बनी हमारी जिसमें ऑर्थो पर CH2OH लग रहा है। इसी तरह से अगर हम पैरा से ऐड करते हैं तो पैरा वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है ना, बिकॉज दैट इज द फिनॉल। क्या होता है? दैट इज द ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब यहां पर जो मेन एक इंफॉर्मेशन जो हमें ध्यान रखनी है कि इसके अंदर दो टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, एक लीनियर स्ट्रक्चर बनता है और एक क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर। जो क्रॉस लिंक होता है दैट इज द बेकेलाइट। जो लीनियर स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं नोवेलेक, है ना। तो वो कैसे बनता है? देखो, तो ये हमारी एक ऑर्थो यूनिट हो गई। इसी तरह से हम पैरा भी ले सकते हैं। तो जब अगर हम ऑर्थो यूनिट ले रहे हैं तो यहां पर CH2OH है, तो ये अपना OH दे सकता है। और अगली जो यूनिट होगी, बिकॉज एन यूनिट है, उससे क्या निकल सकता है? हाइड्रोजन। तो यहां से जैसे वाटर एलिमिनेट होगा तो ये CH2 के थ्रू लिंक हो सकते हैं। देखो यहां पर समझाने के लिए लिख रखा है मैंने, फिनॉल CH2। फिर अगली यूनिट, जैसे ये एक यूनिट था, है ना, CH2OH, इसका ये ऑर्थो से OH निकाल रहा है, तो ये भी ऑर्थो से हाइड्रोजन निकलेगा। तो इस तरह से ये जो लीनियर स्ट्रक्चर मिल रहा है, इस लीनियर स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों हम नोवेलेक, है ना। और जब हम इसकी पैरा पोजीशन से लिंक करेंगे इसको अगला, तो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम बोलते हैं बेकेलाइट। वो अगली स्लाइड में हम देखते हैं, पहले आप इसको नोट करो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, तो अगर हमने ऑर्थो से ऐड किया था ना, तो ये लिंक हो रही थी, तो ये हमने बोल दिया नोवेलेक। अब ये पूरा फॉर्मेशन कैसे हो रहा है क्रॉस लिंक को? तो देखो यहां पर ये फिनॉल CH2OH ऑर्थो पोजीशन से, है ना, और ऑर्थो पे OH है तो ऑर्थो से हाइड्रोजन। तो यहां से देखो ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये तो ये लिंक हो जाएगा। इससे समझाने के लिए लिख रखा है मैंने, अभी इसको मैं ऐड करके दिखा दूंगा। ये वाटर निकला और CH2 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से ये आगे चल रहा है, CH2 अच्छा, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो पैरा पर भी CH2OH है ना, और पैरा से OH निकलेगा तो पैरा का हाइड्रोजन निकाल दो, तो ये इससे लिंक हो जाएगा। ये देखो CH2 तो आप इसको क्या करेंगे? इसको मैं अब सही कर देता हूं, यहां पर समझाने के लिए उसको ऐसे छोड़ रखा था। तो ये देखो यहां से OH निकला, वाटर निकला, तो अब आप इसको सही कर देते हैं, तो ये CH2 के थ्रू ऐड हो जाएगा। CH2 वाटर निकल गया वहां से, ये इस तरह से, ठीक है। और ऐसे ही आपको यहां करना होगा पैरा वाले पे, ये वाटर निकला, ये CH2 के थ्रू ऐड हो जाएगा। पूरे को सही कर दो। ये ठीक है, तो ये CH2 तो ये लीनियर स्ट्रक्चर जो है ना, ये वाली, इसको हमने उधर लिखा था नोवेलिक। अब जब ये पैरा के साथ लिंक हो रहा है ना, तो यहां से भी वाटर एलिमिनेट हो गया, तो ये एक यूनिट हो गया, लिंक हो गया CH2 तो एक तरह से क्या हो गया? अगेन वापस यहां पर ये ऑर्थो पर था CH2, तो ऑर्थो का हाइड्रोजन वाटर निकला, तो ये CH2 के थ्रू लिंक हो गया। तो एक तरह से क्रॉस लिंक हो गई, है ना। तो ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर ये क्या बन गया हमारा? बेकेलाइट। क्या? एन यूनिट। ये हमने ऐसे लिख दिया, एन यूनिट। और ये क्या यूज होता है? फॉर मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक स्विचेस, ठीक है। तो क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाओ, दैट इज द बेकेलाइट। नोट करो इसको। तो बेकेलाइट प्रिपेयर कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। देखो यहां पर ये था हमारा फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्ट किया एज ए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, अपना पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा,
ये एरोमेटिसिटी लूज करेगा, हाइड्रोजन से एरोमेटिसिटी गेन करेगा। ऑर्थो पोजीशन पर CH2H पैरा से ऐड करोगे तो पैरा पर भी लग सकता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। और जब हम लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका ऑर्थो से OH और हाइड्रोजन निकालेंगे तो लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगी जिसे हम बोलते हैं नोवेलिक। और जब हम पैरा से ऐड करेंगे इसको, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पैरा का CH2H, पैरा से हाइड्रोजन वाटर निकलेगा तो इस तरह से ऐड हो जाएगा, तो एक तरह से क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर मिल गया। दैट इज कॉल्ड बेकेलाइट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। अगेन कंडेंसेशन पॉलीमर में अगला देख रहे हैं हम मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ठीक है ना। इनके इंपॉर्टेंट यूज भी होते हैं। मेलेमाइन जो होता है इससे अनब्रेकेबल क्रॉकरी प्रिपेयर होती है ना, अनब्रेकेबल क्रॉकरी प्रिपेयर करता है मेलेमाइन। जैसे घर वगैरह में क्या होता है, लड़ाई हो जाती है ना कई बार, तो इस क्रॉकरी को यूज ले सकते हैं, टूटती भी नहीं है ना। तो मेलेमाइन का क्या काम होता है, जस्ट जोकिंग, तो मेलेमाइन का क्या काम होता है कि क्या यूज होता है फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी। और यहां पर डायरेक्ट आपको मेलेमाइन भी मेंशन हो सकता है ना। तो मेलेमाइन आते ही आपको इसका अगर मोनोमर पूछ लिया जाए तो मेलेमाइन का मोनोमर क्या होता है, मेलेमाइन प्लस फॉर्मल्डिहाइड। तो पूरा नाम भी दे सकते हैं मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिन? रेजिन क्या है, जो नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना क्रॉस लिंक, उसको रेजिन बोलते हैं। तो मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्या होता है, दिस पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ मेलेमाइन, कंडेंसेशन ऑफ मेलेमाइन विच इज ए हेटेरोसाइक्लिक ट्राइएमीन विद फॉर्मल्डिहाइड। तो मेलेमाइन और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनता है। तो मेलेमाइन क्या होता है, एक हेटेरोसाइक्लिक ट्राइएमीन होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखो बहुत इजी है इसको याद रखना। तो मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड तो आप जानते ही हैं, दोनों को रिएक्ट करना है, उससे स्ट्रक्चर बने। मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड का क्रॉस लिंक होकर एक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो मेलेमाइन का स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे, देखो आपको अल्टरनेट अरेंज करना है। इसमें क्या करना है कि नाइट्रोजन है लेंगे सबसे पहले, फिर अल्टरनेट कार्बन देन नाइट्रोजन। तो देखो पहले नाइट्रोजन लिया, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। इस तरह से इसको अरेंज करेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। और फिर क्या करेंगे, हम इसमें पाई बॉन्ड लगाएंगे। देखो अल्टरनेट में एक पाई बॉन्ड यहां लगाया हमने, फिर यहां पर, फिर यहां पर। अब जब इसके कार्बन की जो वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करता है, हाइड्रोजन। यहां पर सेटिस्फाई करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जगह NH2 लगाएंगे, बिकॉज क्या होता है हेटेरोसाइक्लिक ट्राइएमीन। कितने NH2 लगाने, 3। तो जहां भी कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है हाइड्रोजन की जगह हम क्या लगा देंगे, NH2। तो वापस देखो मेलेमाइन को कैसे बनाओगे, नाइट्रोजन, ठीक है, फिर नाइट्रोजन के बाद कार्बन, देन फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, अल्टरनेट बॉन्ड लगा दो। और हाइड्रोजन से वैलेंसी सेटिस्फाई होती है तो हाइड्रोजन की जगह हमें NH2 लगाना है, ठीक है। NH2 लगा दिया, 1 2 और 3, N यूनिट लिया हमने। अब हम देखें इसको रिएक्ट करना है, मैं फॉर्मल्डिहाइड है दूसरा मोनोमर। तो नाइट्रोजन के पास देखो यहां पर क्या है, क्या दिख रहा है आपको, लोन पेयर दिख रहे हैं। टोटल पूरे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में ट्राइएमीन है ना, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो नाइट्रोजन एमीन का जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। इट मींस जो मेलेमाइन है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल, सेम उसी तरह से फिनोल एंड फॉर्मल्डिहाइड। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो वही सेम ये बेचारा कार्बन ये इलेक्ट्रॉन लेगा, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन से लोन पेयर इसको देगा, अब ये इससे बॉन्ड बनाएगा, तो नया बॉन्ड बनेगा, तो ये वाला ब्रेक हो जाएगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये यहां से देखो ये बॉन्ड इसने दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो अब नाइट्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई करेगा, तो ये हाइड्रोजन से लेगा और ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो एक इंटरमीडिएट स्टेप क्या होगा, देखो यहां पर ये वही सेम नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन वैसे ही सेम अरेंज कर दो, यहां पर NH2। अब देखो यहां पर ये NH हाइड्रोजन का चला गया इस ऑक्सीजन के पास, ये हमने एज इट इज ऐड कर दिया NH, CH2 और इस ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, ये हाइड्रोजन OH। तो ये एक इंटरमीडिएट बन गया हमारा। अब इंटरमीडिएट बन गया, देखो इसको ऐसे लिख लिया हमने, इसे NH2 को ओपन करके, तो यहां से क्या निकल जाएगा, एक तो ये OH और एक हाइड्रोजन निकल गया, वाटर निकाल दिया हमने। तो जैसे वाटर निकालोगे तो NH के थ्रू ऐड हो जाएगा, ये देखो, बाकी वही से नाइट्रोजन कार्बन अल्टरनेट बॉन्ड अरेंज कर दो, NH CH2, ये N यूनिट्स, दैट इज मेलेमाइन।
बात आगे समझ में? आप इसको स्लाइड को नोट करो वीडियो पॉज करके। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, मेलेमाइन, हेट्रोसाइक्लिक ट्राइमीन, नाइट्रोजन, अल्टरनेट कार्बन रखो, नाइट्रोजन कार्बन अल्टरनेट बॉन्ड्स, ट्राइमीन 3 NH2 लगाए, नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर है, किसको देगा? इस कार्बन को, फॉर्मल्डिहाइड को। तो जैसे ही इसको देगा तो नाइट्रोजन क्या होगा, अपने किससे सेटिस्फेक्शन करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और हाइड्रोजन H फ्री होकर इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन के पास चला गया, तो NH इसके साथ बॉन्ड बनाया, CH2 और OH। वाटर एलिमिनेट कर दो, इंटरमीडिएट स्टेप पे वाटर एलिमिनेट किया, देन फाइनली हमारे पास क्या आ गया? मेलेमाइन। देख लो आप लोग, इसी तरह से हम इसको लिंक कर सकते हैं आगे। आप चाहें तो यहां से भी जोड़ सकते हैं, क्रॉस लिंक बन जाएगा, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। फॉर मेकिंग, यूज लिख लेना इसका, फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी, नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप लोग। तो हमने कंडेंसेशन कंप्लीट किया, नेक्स्ट लगाएं हेडिंग नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, और फर्स्ट लिखो आप नेचुरल रबर। तो सबसे पहले तो रबर नेचुरल रबर है, नेचुरल पॉलीमर है। और नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? तो हमें मोनोमर याद रखना है, लिखेंगे आप नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। क्या बोलेंगे इसको? 2 मिथाइल ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो देखो भाई मोनोमर क्या लिखा, देखो हमने 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। तो अगर आपको 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर याद है ना, तो आप नेचुरल रबर और सिंथेटिक दोनों को याद रख सकते हो। तो देखो क्या होगा, ये होता है आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, और ये इसका मोनोमर होता है आइसोप्रीन। तो इसमें क्या खास बात होती है? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज अ 1,3 ब्यूटाडाइन। तो इसका एक हाइड्रोजन हटाकर हमने क्या लगा दिया? CH3। तो ये क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल, सेकंड पोजीशन पर मिथाइल, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइसोप्रीन, दैट इज अ मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। ठीक है, तो ये आइसोप्रीन की N यूनिट। ठीक है, वही सेम, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक रेडिकल इसके बाद, एक रेडिकल इसके बाद, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक रेडिकल इसके बाद, एक रेडिकल इसके बाद, दोनों रेडिकल बनकर अब ये जो डबल बॉन्ड था इधर शिफ्ट हो गया इस कार्बन पे, ये देखो। तो क्या होगा? और ये N यूनिट था, तो ये आगे यूनिट्स और रिपीट हो रही, पॉलीमर बन गया। तो क्या हो गया? आइसोप्रीन था, आफ्टर पॉलीमराइजेशन किसमें कन्वर्ट हो गया? पॉली आइसोप्रीन। और ये पॉली आइसोप्रीन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? नेचुरल रबर। आपसे पूछ लें नेचुरल रबर का मोनोमर बताओ, तो आप ये बताओगे आइसोप्रीन। आपसे पूछ लें नेचुरल रबर का फॉर्मूला, तो ये होता है पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो अगर मैंने आपको बोला कि 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर आपको याद है, तो आप नेचुरल रबर और आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक रबर का स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। तो 1,3 ब्यूटाडाइन में एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगा दिया तो ये हो जाता है आइसोप्रीन। और अगर इसमें क्लोरीन लगा दोगे तो वो बन जाता है क्लोरोप्रीन, जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक रबर। ठीक है, नियोप्रीन भी बोलते हैं, आगे देखेंगे हम उसे। तो पहले तो आप इसको नोट कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये आइसोप्रीन है ना, इसका हम सिस फॉर्म होती है, दूसरी ट्रांस फॉर्म भी होती है, तो दोनों रिप्रेजेंट कर रखी है यहां पर। तो दैट इज आइसोप्रीन, वही सेम है। देखो यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगा दिया, क्या नाम हो गया? आइसोप्रीन। N यूनिट लिया, एक और यूनिट ले लिया। ठीक है, पॉलीमराइजेशन किया, तो हमने क्या किया? देखो यहां पर पॉलीमराइजेशन जब आप करोगे इसका, वही सेम, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल इसके पास, एक रेडिकल, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होंगे ना, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है ये। ठीक है, तो यहां पर पाई बॉन्ड आ जाएगा आपका, ये आ गया। ठीक है, तो ये CH2 इधर और यूनिट्स बॉन्ड बना लेगा, तो ये इसके बाद रेडिकल, तो सेम ये भी ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड भी, ऐसे ये भी ब्रेक हो जाएगा, ऐसे ही चलती जाएंगी यूनिट। तो ये दोनों, इसके पास रेडिकल, इसके पास रेडिकल, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये देखो ऐसे ये N यूनिट कंटिन्यू चल रही है आगे, है ना, ये आगे चल रहा है इधर। तो ये जो फॉर्म हुआ, ये आइसोप्रीन, पॉली आइसोप्रीन का कौन सा फॉर्म हुआ? सिस फॉर्म। ठीक है, नेचुरल रबर आपसे पूछ लें किस फॉर्म में होता है? सिस पॉली आइसोप्रीन, सिस फॉर्म में। इसकी ट्रांसफॉर्म भी हम बना सकते हैं, जो मैंने इधर बना रखा है, देखिए आप, ऐसे हम क्या करेंगे, यहां से आ लगेगी,
ट्रांसफॉर्म बना रहे हैं हम। तो हमने वही सेम n यूनिट लिया, ठीक है। अब हमने ट्रांस में क्या किया, इंटरचेंज कर लिया। जैसे यहां पर देखो CH3 और हाइड्रोजन थे, इस फॉर्म में अब अपोजिट कर दो इसको, CH3 और ये हाइड्रोजन अल्टरनेट कर दिया, ठीक है। फिर CH2, CH3 इधर था, अब क्या करा, ये CH3 को उधर भेज दिया, ये हाइड्रोजन इधर हो गया। तो इसका पॉलीमराइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये वही सेम, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर रेडिकल आएगा एक, है ना, एक कार्बन, इस पर रेडिकल आ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक रेडिकल इधर, एक रेडिकल इधर, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपस में इन दोनों रेडिकल से यहाँ बॉन्ड बन गया CH2। ऐसे ही जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, एक रेडिकल इसके पास आएगा, एक आगे के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये CH2 ऐड हो गए। तो अल्टरनेट पोजीशन आ रही है बात, पहले तो यूं चल रहा था, अब एक CH2 यहाँ पर आ गया, एक CH2 यहाँ आ गया। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, जिसका एक दूसरा नाम और होता है, दैट इज कॉल्ड गट्टा पर्चा रबड़। इसको हम क्या बोलते हैं, गट्टा पर्चा रबड़। आपसे पूछा कि रबड़, नेचुरल रबड़ किस फॉर्म में होता है, तो आप बताएंगे सिस पॉलीआइसोप्रीन, सिस फॉर्म। ट्रांस फॉर्म को क्या नाम बोलते हैं, गट्टा पर्चा रबड़। तो अब इस स्लाइड को नोट कर लो, वीडियो पॉज करके पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद नेक्स्ट देखो, हेडिंग लगाओगे, वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। हेडिंग लगाएंगे वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। तो रबड़ जो है नेचुरल फॉर्म, जो नेचुरल फॉर्म है रबड़ का, नेचुरल रबड़ है, उसे जब हम गेन करते हैं ना, तो वो काफी ज्यादा स्टिकी होता है ना। तो उसकी स्टिकनेस को कम करने के लिए और उसकी प्रॉपर्टीज को और इंप्रूव करने के लिए, प्रॉपर्टी इन द सेंस उसकी इलास्टिसिटी को और इंप्रूव करने के लिए, भाई रबड़ में इलास्टिसिटी होती, और ज्यादा इलास्टिसिटी और प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए हम उसमें केमिकल ऐड कर रहे हैं। तो आप एक तरह से वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़ जो है, इसको आप नेचुरल पॉलीमर पढ़ा था हमने, फिर हमने पढ़ा था सेमी सिंथेटिक और एक सिंथेटिक। तो आप इसे सेमी सिंथेटिक का एग्जांपल भी मान सकते हो, जिसमें कुछ पार्ट नेचुरल है और कुछ केमिकल हम ऐड कर रहे हैं। तो इसमें किसको ऐड करते हैं हम, सल्फर को। लिख लेंगे आप पहले इसको, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबड़, किसके साथ हीट करेंगे, सल्फर के साथ। सल्फर किस फॉर्म में होता है, एसिड। ऑलमोस्ट कितना लेते हैं, 5%, टू इंप्रूव इट्स प्रॉपर्टी लाइक इलास्टिसिटी इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन। दैट इज द वल्केनाइजेशन। क्या होता है वो लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग नेचुरल रबड़ विद सल्फर, जो लेते हैं 5% एसिड की फॉर्म में होता है, टू इंप्रूव इट्स इलास्टिसिटी इज कॉल्ड वल्केनाइजेशन, ठीक है। तो किसका वल्केनाइजेशन कर रहे हैं, रबड़, कौन सा, नेचुरल रबड़। तो नेचुरल रबड़ क्या होता है, पॉलीआइसोप्रीन। नेचुरल रबड़ का पॉलीमर क्या, मोनोमर क्या होता है, आइसोप्रीन। तो हम नेचुरल रबड़ की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा स्ट्रक्चर लेंगे यहां पर, पॉलीआइसोप्रीन का, देख लो आप, ठीक है। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फर, किस फॉर्म में होता है, एसिड। ये एसिड की फॉर्म में, देखो कहीं से भी स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये एक तरह से पॉलीआइसोप्रीन को रिएक्ट जब हम कर रहे हैं, तो वल्केनाइजेशन में होता क्या है, सल्फर की ब्रिजिंग हो जाती है। जैसे ये रबड़ है, तो ये सल्फर की ब्रिजिंग कर लेंगे, आपस में ऐसे बॉन्ड बना लेंगे, सल्फर ब्रिज। और एक्चुअल में अगर इसको रिप्रेजेंट करें यहां पर, तो वो मैंने वो भी लिख रखा है हमने। तो देखो ये आपका पॉलीआइसोप्रीन है, ये पॉलीआइसोप्रीन वापस लिख दिया मैंने, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2, एक यूनिट और जोड़ दिया वापस, CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब ऐसे कितनी यूनिट चल रही है आगे, है ना। पॉलीआइसोप्रीन लेना है, वापस पॉलीआइसोप्रीन की एक यूनिट और ले ली। किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सल्फर एसिड, 5% पॉलीमराइजेशन करेंगे, हीट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी वही पॉलीआइसोप्रीन है। तो जब आप इसको हीट करेंगे सल्फर के साथ, तो देखो सल्फर की ब्रिजिंग कहां पर होगी, जहां पर भी पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होकर वहां पर सल्फर आ जाएगा। तो देखो ये पाई बॉन्ड है, वही सेम ब्रेक होगा ये। तो यहां पर जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो इस कार्बन से ये सल्फर ऐड हो गया S2, यहां पर भी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इससे ही ऐड हो जाएगा। तो ये सल्फर की ब्रिजिंग हो गई। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दैट इज द वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइजेशन हो गया रबर का, जिसको मैंने इधर ये इस तरह से भी बता रखा है, ये इस तरह, एक्चुअल में ये है, ठीक है। पॉलीआइसोप्रीन में सल्फर ऐड कर रहे हैं, ये पॉलीआइसोप्रीन का है डायग्राम। तो जहां भी पाई बॉन्ड था वो ब्रेक होकर वहां पर सल्फर आ जाएगा, ये इस जगह पे, ये देखो आप, दैट इज अ सल्फर ब्रिजिंग। इसका एक डायग्राम ये है, दैट इज अ वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। तो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर जो है,
उसमें हम नेचुरल रबड़ को हीट कर रहे हैं, केमिकल हमने क्या लिया, सल्फर, दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ किसका, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। स्लाइड को नोट करें, देन आगे बढ़ते हैं। खुद से नोट करना वीडियो पॉज करके, तो आपको लर्न भी होगा। पॉली आइसोप्रीन लेंगे हम, है ना, नॉट आइसोप्रीन। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आ गया आपका सिंथेटिक रबड़। पहले हमने नेचुरल पढ़ा, सिंथेटिक रबड़, इसके अंदर सारे एक साथ लिख लेंगे हम। तो हमने लिखा था 1,3 ब्यूटाडाइन रबड़ आते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर याद रखना है 1,3 ब्यूटाडाइन। जैसे एडिशन पॉलीमर्स के लिए आपको एल्कीन को पकड़ के चलना है, एल्कीन के एक हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन लगा दिया तो विनाइल क्लोराइड हो गया, 6,6H5 लगा दिया विनाइल बेंजीन हो गया, दैट इज कॉल्ड स्टाइरीन, है ना। साइनाइड लगा दिया एक्राइलोनाइट्राइल हो गया, CH3 लगा लिया प्रोपाइन हो गया। उसी तरह से रबड़ को याद रखना है तो 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर याद रखो, और अगर आपने उसके एक हाइड्रोजन को उठाकर CH3 लगा दिया सेकेंड पोजिशन पर, 1 2 3 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगा दिया तो वो बन गया आइसोप्रीन, और वहां पर अब हाइड्रोजन हटाकर CH3 की जगह क्या लगा दिया, क्लोरीन, तो नाम हो जाएगा 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। नेचुरल रबड़ में क्या नाम था, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन। सिंथेटिक रबड़ में क्या नाम हो गया, 2-chloro-1,3 ब्यूटाडाइन। और जब हम इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, है ना, एन यूनिट ले लिया हमने, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे तो सेम वही, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, इधर आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, रेडिकल 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 रेडिकल, ये पाई बॉन्ड बना लेगा। ये लग ही रहा है एन यूनिट्स। तो क्या बन गया, क्लोरोप्रीन था पॉलीक्लोरोप्रीन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, और नियोप्रीन। आपसे पूछ ले नियोप्रीन का मोनोमर बताओ, कंफ्यूजन नहीं होना है। नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, क्लोरोप्रीन। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। नियोप्रीन का मोनोमर क्या होगा, क्लोरोप्रीन। या पूछ लें सिंथेटिक रबड़ का मोनोमर बताओगे, तो सिंथेटिक रबड़ का मोनोमर आपको क्या बताना है, क्लोरोप्रीन, और नियोप्रीन उसका पॉलीमर होता है। क्लोरोप्रीन उसका मोनोमर है, नियोप्रीन उसका पॉलीमर होता है, बिकॉज नियोप्रीन क्या होता है, पॉलीक्लोरोप्रीन। ठीक है, दैट इज अ पॉलीक्लोरोप्रीन। उसके बाद नेक्स्ट सिंथेटिक रबड़ में हमने लिखा है ब्यूना एस, जिसको दूसरा नाम भी हम बोलते हैं SBR रबड़ या स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़। तो ब्यूना एस हमने लिखा था अकॉर्डिंग टू अलग अलग क्लासिफिकेशन में, दो डिफरेंट मोनोमर तो किस कैटेगरी में जाएगा, दैट इज अ कोपॉलीमर, कोपॉलीमराइजेशन होता है। तो दो डिफरेंट मोनोमर कौन से होंगे, एक मोनोमर सेम चलेगा बिकॉज एक ब्यूना एस है, दूसरा होता है ब्यूना एन, तो 1,3 ब्यूटाडाइन दोनों में कॉमन होता है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन। अब हमें ब्यूना एस देखना है, एस फॉर स्टाइरीन, तो हमने लिया क्या, विनाइल बेंजीन, तो स्टाइरीन ले लिया हमने, एन यूनिट कोपॉलीमराइजेशन होगा, वही सेम ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहां पर पाई बॉन्ड आ गया, ऐसे ही एन यूनिट चल रही कंटिन्यू, तो क्या बन गया, ब्यूना एस, या इसको बोलते हैं स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़, SBR। ठीक है, नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो आप, ब्यूना एन, या इसको बोलते हैं NBR। NBR का फुल फॉर्म नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़। तो एक मोनोमर सेम, वही सेम 1,3 ब्यूटाडाइन, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्या लेंगे अगला मोनोमर, एक्राइलोनाइट्राइल, पान, PAN बनता है ना, इसका पॉलीमराइजेशन जब करेंगे क्या नाम होता है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, ऑरलॉन बोलते हैं, ये हमने एडिशन पॉलीमर में लिखा था आगे। तो इसका मोनोमर क्या होता है, एक्राइलोनाइट्राइल। दो डिफरेंट मोनोमर क्या होगा, कोपॉलीमर, कोपॉलीमराइजेशन, वही सेम, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पर रेडिकल, इस पर रेडिकल, यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो रबड़ कौन सा बन गया आपका, सिंथेटिक रबड़ ब्यूना एन, या नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़ NBR। इसको भी नोट करें। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन में अगला 5th पॉइंट मेंशन करेंगे आप क्लासिफिकेशन में, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में अगला लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर हमें इसको क्लासिफाई करना है, और इसके अंदर हमें टोटल 4 टाइप्स देखने हैं। कौन कौन से, इलास्टोमर्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इलास्टोमर क्या होता है, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ठीक है, तो क्या होता है, देखो इलास्टोमर्स क्या होते हैं, सबसे पहले
दीज पॉलीमर्स हैविंग इलास्टिक कैरेक्टर, भाई इलास्टोमर्स की बात करें तो इलास्टिक कैरेक्टर होंगे। वो इलास्टिक कैरेक्टर किस में होते हैं? रबड़ में, तो वो सारे एग्जांपल आएंगे इसके अंदर। तो दीज पॉलीमर्स हैविंग इलास्टिक कैरेक्टर, पॉलीमर आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखनी है कि जो इसमें बॉन्ड होते हैं वो वीक होते हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। एग्जाम्पल हमने इसमें क्या लेंगे? नेचुरल रबड़, या आप ले सकते हैं पॉलीआइसोप्रीन। क्लियर? अगला लिखेंगे, अगला टाइप है फाइबर। फाइबर में क्या होगा? दीज पॉलीमर हैविंग, यहां पर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था, दीज पॉलीमर हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सच एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और फाइबर में आप एग्जांपल लेंगे नायलॉन 6 एंड डेक्रॉन। तो जो हमने पॉलीएस्टर पॉलीमर देखा था डेक्रॉन टेरिलिन, और पॉलीएमाइड हमने लिए नायलॉन 66 और नायलॉन 6। इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, किसमें आएंगे? फाइबर में। थर्ड आता है आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, दूसरा है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक है ना, इसके अंदर पॉलीथीन वगैरह आता है। तो क्या बात इसके अंदर जो नोट करना है हमें? दिस पॉलीमर कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू डिजायरेबल शेप बाय हीटिंग। जैसे आप इसको हीट करेंगे तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप जो भी शेप चाहते हैं उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दिस पॉलीमर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंटरमीडिएट होते हैं, इलास्टोमर्स एंड फाइबर। इंटरमीडिएट स्टेप होती है इसके अंदर। इन दिस पॉलीमर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इंटरमीडिएट बिटवीन, इन दोनों के बीच, इलास्टोमर्स एंड फाइबर। दिस पॉलीमर ऑन हीटिंग बिकम सॉफ्ट, हीट करने पर सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड कन्वर्ट इनटू फ्लूइड, लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, बट ऑन कूलिंग दे बिकम हार्ड, और ठंडा होने पे वापस हार्ड हो जाते हैं। एग्जांपल है इसका पॉलीथीन। जैसे पॉलीथीन को आप हीट करेंगे, है ना, पॉलीथीन को हीट करेंगे तो फ्लूइड में चेंज हो जाएगा, जैसे ही वो ठंडा होगा वापस, वो वापस किस में चेंज हो जाएगा? हार्ड फॉर्म में। तो एग्जांपल लिखेंगे हम पॉलीथीन एंड पॉलीस्टाइरीन, दैट इज अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इंटरमीडिएट स्टेप होती है बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर, ये हमें ध्यान रखना है। एंड लास्ट है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। दीज पॉलीमर ऑन हीटिंग, देखो नाम से ही याद रखना है, हीट करने पर सेट हो जाए, हार्ड हो जाए। दीज पॉलीमर ऑन हीटिंग बिकम हार्ड ड्यू टू इट्स नेटवर्क स्ट्रक्चर। और इसके अंदर एग्जांपल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बेकेलाइट एंड मेलेमाइन। अब बेकेलाइट है तो मोनोमर क्या होंगे? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी बोल सकते हो, एंड मेलेमाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, या सिर्फ मेलेमाइन फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच, फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी। तो सेटिंग से ध्यान रखना है, देखो क्या लिख रहा है? थर्मोसेटिंग पॉलीमर। तो दीज पॉलीमर ऑन बिकम हीटिंग क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बिकॉज इसकी क्रॉस लिंक नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से। तो स्लाइड को नोट करें, वीडियो पॉज करके। नोट कर लिया सभी ने? तो ये हमने कंप्लीट कर लिया पूरा ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इलास्टोमर्स, फाइबर, प्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर। ये सभी के इंडिविजुअल एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। इलास्टोमर्स में नेचुरल रबड़ हो गया, फाइबर में ये आगे नायलॉन 6 डेक्रॉन, एंड थर्मोप्लास्टिक में पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, और इसके अंदर आगे थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट, मेलेमाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट लिखेंगे, हेडिंग लगाओ, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। लास्ट पॉलीमर देख रहे हैं हमें, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। हेडिंग लिखो, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोडिग्रेडेबल का मीनिंग क्या है? जो एनवायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट को कोई ज़्यादा डैमेज ना करे, है ना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होता है? जो एनवायरमेंट में इजीली डिकम्पोज हो जाए, है ना, दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो इसके अंदर जो मेन हमें देखना है, एक तो पढ़ना है हमें PHBV, और दूसरा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है नायलॉन 2, नायलॉन 6। ये दो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमें देखने हैं और एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो PHBV की देखो फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, लेकिन जितना बड़ा नाम है ना उतना ही ईजी है। क्या लिखा है? पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ PHBV। ठीक है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, दैट इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर PHBV। बात करते हैं इसके मोनोमर्स की। तो मोनोमर, इसके दो मोनोमर हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, और दूसरा मोनोमर है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड ये ले लिया हमने, COH। यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। थर्ड कार्बन पर क्या लगाना है हमें? OH ग्रुप, ये OH लगा दिया।
3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, कितने हो गए 1 2 3, थर्ड पर OH आगे एक कार्बन और बढ़ा दिया, क्या नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, एन यूनिट ले लिया इसका। इसको अगला मोनोमर क्या होगा 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, ये एसिड 1 2 3, थर्ड पर हाइड्रोक्सी OH लगा दिया है ना। अब कितने कार्बन है 5, 4 एंड 5, इथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ CH3 था, यहाँ इथाइल ग्रुप लगा दिया, क्या नाम हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। तो दो मोनोमर कौन कौन से हो गए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, दोनों मोनोमर डिफरेंट, क्या होगा कोपोलिमर है, कोपोलिमराइजेशन, एसिड अपना OH देगा है ना, और जहां OH है एसिड से तो OH निकल जाएगा, ये गलत बन रहा है ये मार्क, इसको सही कर दे। तो ये एसिड से तो OH और यहां से ये हाइड्रोजन, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये यहां से हाइड्रोजन ये OH, ठीक है। तो जैसे ही वाटर निकलेगा तो ये ऐसे एन यूनिट जुड़, मतलब ये आगे कंटिन्यू हो रहा है O, फिर ये कंटिन्यू, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन के थ्रू ऐड हो जाएगा, CH है ना, ये वाला CH इससे जुड़ रहा है, CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये आगे कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या नाम हो गया PHBB, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेराइड, ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेराइड। इस तरह से आपको ऐड करना है। एक एसिड है और अल्कोहल है, तो एसिड से OH और अल्कोहल OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उससे हाइड्रोजन, तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा है ना। तो ये C डबल बॉन्ड O लिंकेज आ जाएगी, ये वाली, इसके थ्रू ऐड करना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो दो मोनोमर कौन कौन से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, बहुत इजी है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। नोट करें इसको, स्लाइड इसको पॉज करके आगे बढ़ते हैं। अगला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो है वो है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। नाम से पता लग रहा है दो मोनोमर होंगे, एक मोनोमर में 2 कार्बन वाला होगा, दूसरा 6 कार्बन वाला होगा। तो नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 मोनोमर कौन सा होगा 2 कार्बन का। एक मोनोमर है इसका बच्चों ग्लाइसिन, जो कि आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है प्रोटीन के अंदर, दैट इज द एमिनो एसिड। एमिनो एसिड होता है। खास बात क्या होती है इस एमिनो एसिड की, सिंपलेस्ट एमिनो एसिड जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है। कार्बन अकायरल है, 2 कार्बन है CH2, एक से COOH जोड़ दिया, एक साइड से NH2 हो गया ग्लाइसिन। दूसरा मोनोमर है इसका जिसको हम बोलते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड। कैप्रोलेक्टम के अंदर भी हम देखते हैं, कैप्रोलेक्टम ने पढ़ा था भी CH2 5C डबल बॉन्ड O और NH, और अगर हम पूरा लिख दें COOH और NH2 तो ये हो गया एमिनो कैप्रोइक एसिड। जब आप इसको वाटर निकालेंगे तो कन्वर्ट टू, इसकी बात कर रहे हैं, जब वाटर निकालेंगे तो कन्वर्ट टू कैप्रोलेक्टम, ठीक है। तो हमने दो मोनोमर कौन से ली, ग्लाइसिन और एमिनो कैप्रोइक एसिड। देखो दोनों में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, क्या है ग्लाइसिन में 2 कार्बन का लेना है NH2 COOH CH2, इस यूनिट को 5 टाइम कर दो ये, तो ये किसमें चेंज हो गया एमिनो कैप्रोइक एसिड में। ऐसे ध्यान रखना है आपको। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है एक कार्बन CH2 उससे एक COOH और एक NH2 दैट इज द ग्लाइसिन, CH2 की 5 टाइम्स पकड़ दो, दैट इज कन्वर्ट टू एमिनो कैप्रोइक एसिड, दूसरा मोनोमर हो गया। अब एक एसिड है, एसिड अपना OH देगा और इससे हाइड्रोजन तो वाटर एलिमिनेट होगा, वही दो डिफरेंट मोनोमर कोपोलिमराइजेशन होगा। तो ये निकला वाटर NHCH2 C डबल बॉन्ड O, ये आप जानते हैं कौन सा लिंकेज हो गया एमाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज, CH2 5COO ऐसे चल रही है कंटिन्यू। तो नाम हो गया नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ये कौन सा है, ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का एग्जांपल जो एनवायरनमेंट में डीकंपोज हो जाता है। तो ये हमने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर भी देख लिया, दो एग्जांपल PHBB और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, ठीक है। नाइलॉन के देखो कितने टाइप हो गए, नाइलॉन 6 अलग है, नाइलॉन 6 अलग है, और एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। अच्छा देखो यहां पर, तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहां पर टोटल अगर हम देखें और कई भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हैं तो उनका अगर एग्जांपल देखें तो हमने प्रीवियस पढ़ा है, ये सब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में आते हैं। हमने पढ़ा है PVC, ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, पॉलीस्टाइरीन ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हो सकता है ना। और हमने पढ़ा है पॉलीप्रोपाइलीन,
ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो एनवायरनमेंट में डिकम्पोज हो जाए, है ना। ये होते ही हैं PHBV और नायलॉन 2, नायलॉन 6, ठीक है। और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और होता है मेलेमाइन, नहीं ये नहीं, एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर और होता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जैसे हमने फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, तो फिनॉल था उसकी जगह क्या आ जाएगा NH2CONH2 यूरिया, तो यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के अदर एग्जांपल देख लिए हमने, है ना। जस्ट मेन तो हमें ये देखना है, ये भी सब ये हम पढ़ चुके हैं ना, ये सब ये भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया कंप्लीट पॉलीमर का। ये आपके JEE एडवांस के सिलेबस में है ना, पहले मेंस में भी हुआ करता था, है ना, तो NCERT से भी अभी हटा रखा है इसको, तो ये JEE एडवांस के सिलेबस में है, आपको इसको मस्ट पढ़कर जाना है ना, क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और सिंपल टॉपिक है। आज जब इसको रिवाइज करेंगे, पूरा वीडियो देखना, जहाँ जहाँ आपको रिवाइज करनी है आप लोगों ने उसको वीडियो पॉज करके लिख लिया है। जब आप इसको रिवाइज करेंगे तो पूरा आपको एक टेबल बनाना है पॉलीमर का। सबसे इंपॉर्टेंट, हर पॉलीमर के मोनोमर्स स्ट्रक्चर समेत आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एक ब्रीफ रिव्यू दे देता हूं मैं आपको। हमने पॉलीमर स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने पॉलीमर का क्लासिफिकेशन किया है, जल्दी से मैं आपको रिव्यू दे देता हूं इसका। तो पॉलीमर के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हमने बेस्ड ऑन मोनोमर्स देखा, दो टाइप के होते हैं, सेम टाइप के मोनोमर होमोपॉलीमर, डिफरेंट टाइप के मोनोमर होगा तो कोपॉलीमर, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन सोर्स हमने देखा, दैट इज द नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल जो प्लांट और एनिमल से हम गेन कर रहे हैं, प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब आ जाएगा, ठीक है। ये सब एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। फिर आता है सेमी सिंथेटिक जिसमें अंदर कुछ पार्ट नेचुरल हो, कुछ केमिकल ऐड कर रहे हैं बाहर से, जैसे हमने लिया सेल्यूलोज, नेचुरल पॉलीमर है, विद एसीटेट ऐड किया, है ना, रायन बोलते हैं, सेल्यूलोज नाइट्रेट हो गए, सारे स्ट्रक्चर हमने को ने बनाए हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट को ऑलॉन। नेक्स्ट देखो सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक जो मेन मेड पॉलीमर जिसे हम लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं, नायलॉन 6,6, डाइक्रोन, टैरिलीन, पॉलीस्टाइरीन, बेकेलाई, सिंथेटिक रबर, ब्यूना एंड ब्यूना एस, ठीक है। इसके अंदर सेमी सिंथेटिक में मैंने आपको बताया था ना, सेमी सिंथेटिक में आप वल्केनाइज रबड़ भी ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बेस्ड ऑन देयर शेप के बेसिस पर लीनियर होता है, ब्रांच्ड होता है, क्रॉस लिंक होता है। लीनियर के अंदर क्या आ जाएगा, इन विच मोनोमर यूनिट लिंक टुगेदर एंड फॉर्म स्ट्रेट चेन, है ना, तो इसमें आ जाएगा पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, PVC, हाई डेंसिटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ब्रांच में जिसमें ब्रांचिंग हो, किसमें होगा, एमाइलोपैक्टिन, स्टार्च, ग्लाइकोजन में भी हो सकता है, लो डेंसिटी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आता है क्रॉस लिंक में बेकेलाइट रेजिन, मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, ये सब क्रॉस लिंक होते हैं, है ना। इसके अंदर मोनोमर बेकेलाइट रेजिन का फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड हो गया, मेलेमाइन का मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। बेस्ड ऑन देयर प्रिपरेशन के बेसिस पर दो टाइप, एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के 4 टाइप्स हैं, मेन हमें ये देखना होता है, सारे मैक्सिमम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पर बेस्ड होते हैं। फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, कैटाइनिक होता है, एनाइनिक होता है। कैटेलाइटिक के अंदर हमें कैटलिस्ट का नाम याद रखना है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। तो फ्री रेडिकल जो होता है इनिशिएटेड बाय फ्री रेडिकल, स्टेबल फ्री रेडिकल फेवर दिस टाइप पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम ले सकते हैं बेंजाइल पेरोक्साइड। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म देखें फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन का, चेन इनिशिएशन, प्रोपिगेशन एंड टर्मिनेशन। मेन अब ये एग्जांपल्स हमें याद रखना है, एडिशन पॉलीमर के इथीन, तो आपको एल्कीन का स्ट्रक्चर याद है, उससे कई सारे बना सकते हैं। हाइड्रोजन हटा दो तो अच्छा, ये सेम टाइप के मोनोमर है, तो पॉलीमराइजेशन कौन सा होगा, होमोपॉलीमराइजेशन। हाइड्रोजन की जगह Cl लगा दो तो विनाइल क्लोराइड, आफ्टर पॉलीमराइजेशन पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। स्टाइरिन CH3 की जगह एक हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगाया, क्लोरीन हटाकर क्या लगा, C6H5, जिसका विनाइल बेंजीन क्या बन जाएगा, पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। साइनाइड लगा दो, एक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीमराइजेशन आफ्टर पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, पान ऑलॉन भी बोलते हैं। CH3 लगा दो, प्रोपीन प्रोपाइलिन बन जाएगा, प्रोपीन भी बोल सकते हो, पॉलीप्रोपाइलिन भी बोल सकते हो। पॉलीमराइजेशन ऑफ होमोपॉलीमर इज नॉन एज होमोपॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट, एक हाइड्रोजन की जगह CH3, दूसरे के CuCH3 लगा दो, मिथाइल मेथ एक्रिलेट,
पॉलीमराइजेशन क्या क्या बनेगा, पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट PMMA, जो एयरक्राफ्ट विंडोज प्रिपेयर होती हैं इससे। फिर आता है आपका सभी हाइड्रोजन हटाकर फ्लोरीन लगा दो, एन यूनिट्स लिया, क्या होगा टेट्रा, 4 फ्लोरीन टेट्राफ्लोरोएथीन TFE। आफ्टर पॉलीमराइजेशन कन्वर्ट टू पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है टेफ्लॉन, नॉन स्टिक फुटवेयर टेफ्लॉन की कोटिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट, पॉलीथीन के दो टाइप, LDP और SDP, नाम से उल्टा करना है। LDP लो डेंसिटी पॉलीथीन, टेम्परेचर प्रेशर हाई, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, टेम्परेचर प्रेशर लो। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में पॉलीमराइजेशन ऑफ विद एंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंशन है। स्ट्रक्चर ऑफ LDP इज हाईली ब्रांच्ड वाले, है ना। इस केमिकली इनर्ट, टर्ब, फ्लेक्सिबल, लो डेंसिटी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई डेंसिटी पॉलीथीन में लो टेम्परेचर प्रेशर, पॉलीमराइजेशन ऑफ विद एंड लो टेम्परेचर प्रेशर। स्ट्रक्चर ऑफ HDP कंसिस्ट ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर, HDP का स्ट्रक्चर कैसा होता है लीनियर, LDP ब्रांच्ड, हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, केमिकली इनर्ट। नेक्स्ट, दूसरी बात, HDP के अंदर कैटलिस्ट कौन सा होता है, जिगलर नेटा कैटलिस्ट। LDP में LDP भी इनिशिएटेड बाय कैटलिस्ट, इसके अंदर जो कैटलिस्ट होता है जिगलर नेटा कैटलिस्ट HDP में। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन देयर प्रिपरेशन में अगला कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडिशन और कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, इस पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाई प्रोडक्ट। दो मोनोमर मिले, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया, दोनों मोनोमर सेम होमो डिफरेंट दो कोपॉलीमर, इन विच मोनोमर सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। इसके अंदर हमने डिवाइड किया इसको पॉलीएस्टर में, फिर पॉलीएमाइड में। पॉलीएस्टर में एस्टर लिंकेज बनेगा, दो मोनोमर दो पॉलीमर पढ़ेंगे इसके अंदर हम, डैक्रोन या टैरिलिन और दूसरा ग्लिप्टल। तो डैक्रोन टैरिलिन के दो एस्टर लिंकेज प्रेजेंट होता है इसके अंदर। दो मोनोमर कौन कौन से होते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, दूसरा होता है टैरिलिन टैरप्थैलिक एसिड। इथाइलिन ग्लाइकोल अल्कोहल होता है, टैरप्थैलिक एसिड एसिड, अल्कोहल और एसिड मिलकर एस्टर लिंकेज बना लेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल CH2CH2OH, टैरप्थैलिक एसिड बेंजीन की 1,4 पोजीशन पर एसिड लगा दिया, वाटर एलिमिनेट किया, तो ये लिंकेज मिल रहा है आपको एस्टर लिंकेज, डैक्रोन टैरिलिन, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लिप्टल, दूसरा ये भी एस्टर लिंकेज बनाता है, वही सेम एक मोनोमर सेम इथाइलिन ग्लाइकोल। दूसरा होता है थैलिक एसिड, बेंजीन की 1,2 पोजीशन पर COOH, ठीक है, इथैलिक हो गया, ये ध्यान रखना है हमें। वाटर एलिमिनेट किया, वही एन यूनिट चल रही है यहां से, CH2CH2O, ये इसके साथ ऐड कर दिए, कन्वर्ट टू ग्लिप्टल। नेक्स्ट, पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड में हम पढ़ेंगे नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6। नाइलॉन 66 दो मोनोमर, दोनों मोनोमर कौन कौन से, दो मोनोमर होंगे, दोनों मोनोमर में 6 कार्बन, हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन 6 कार्बन, और एडिपिक एसिड CH2,4COOH, NH2COOH एसिड, इससे हाइड्रोजन, इससे OH, वाटर एलिमिनेट होगा, दोनों मोनोमर डिफरेंट, दैट इज कोपॉलीमर, पॉलीमराइजेशन नेम कोपॉलीमराइजेशन। वाटर एलिमिनेट किया, और ये जो लिंकेज आया कौन सा, एमाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज बोलेंगे इसको, पेप्टाइड लिंकेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बन गया, नाइलॉन 66, फाइबर के अंदर भी आता है, आगे लिखेंगे हम। नेक्स्ट, नाइलॉन 6 मोनोमर का नेम कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम का प्रिपरेशन बता रखा है यहाँ पर, दैट इज द कैप्रोलैक्टम, हाइड्रोलाइसिस किया, ये बन गया एमिनो कैप्रोइक एसिड, अगेन वाटर एलिमिनेट किया, हीट किया, कन्वर्ट टू CH2,5COO, NH यूनिट चल रही है आगे, दैट इज नाइलॉन 6। उसके बाद आता है कंडेंसेशन में फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, दो टाइप के पढ़ेंगे, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। एक और होता है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन भी होता है। फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन का नाम बैकेलाइट, दो मोनोमर, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, फॉर्मल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इसकी सारी रिएक्शन बता दी, ऑर्थो यूनिट भी बन सकती है और पैरा भी बन सकती है। दो स्ट्रक्चर होते हैं, लीनियर फॉर्म में अरेंज होगा, लीनियर स्ट्रक्चर जो होता है इसको उसको बोलते हैं नोवेलेक, और पैरा पोजीशन से जब लिंक करेंगे तो ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर बन जाता है। हमने सारी डिटेलिंग अभी पढ़ी है, तो ये क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड बैकेलाइट फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। नेक्स्ट, फिर आता है मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, एक मेलेमाइन होगा, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड होगा। मेलेमाइन न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, फॉर्मल्डिहाइड इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। इसके बाद टोटल लॉन, यहाँ पर नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होते हैं, वही सेम इसको डोनेट करेगा, ये कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास आ गया, इंटरमीडिएट स्ट्रिप होगी, वाटर एलिमिनेट हो गया, देन कन्वर्ट टू मेलेमाइन फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल क्रॉकरी। फिर आता है आपका नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़। नेचुरल रबड़ की बात करें जो नेचर से गेन कर रहे हैं, नेचुरल रबड़ पॉलीआइसोप्रीन, नेचुरल रबड़ का मोनोमर
तो कैसे याद रखना है, 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोजन हटा दो सेकंड कार्बन से, CH3 लगा दो, 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, या आप बोल सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइन भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। दैट इज द आइसोप्रीन, इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे, पॉली आइसोप्रीन में चेंज हो जाएगा, दैट इज द नेचुरल रबर, और सिस फॉर्म में होता है ये, इसकी दो फॉर्मेशन यहाँ पर बता रखी है, सिस पॉली आइसोप्रीन, ट्रांस, ट्रांस को हम बोलते हैं गट्टा पर्चा रबर, ठीक है। नेक्स्ट फिर आता है आपका वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, रबर जो नेचुरल रबर जो नेचर से गेन कर रहे हैं, उस रबर में सल्फर को मिला दो, ऑलमोस्ट 5% सल्फर एसिड की फॉर्म में होता है, तो रबर का वल्केनाइजेशन हो जाएगा। क्यों करते हैं, रबर की इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए। तो रबर हम लेंगे नेचुरल रबर, पॉली आइसोप्रीन, ये पॉली आइसोप्रीन की फॉर्मेशन ले ली, 2 यूनिट जोड़ दी ऐसे, और एसिड 5% लिया, वल्केनाइज किया, हीट किया, तो जहां भी पाई बॉन्ड था वहां सल्फर की ब्रीजिंग हो जाएगी, सल्फर ऐड हो गया, दैट इज द वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, सल्फर की ब्रीजिंग हो रही है एसिड की फॉर्म में, इंप्रूव इलास्टिसिटी, क्लियर। नेक्स्ट फिर आता है आपका सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर नियोप्रिन, ब्यूनाइन, ब्यूनास, नियोप्रिन दूसरा नाम पॉलीक्लोरोप्रिन, नॉट क्लोरोप्रिन, नियोप्रिन पॉलीमर है कैसे, पॉलीक्लोरोप्रिन, मोनोमर होगा क्लोरोप्रिन, तो 1,3 ब्यूटाडाइन में हाइड्रोजन की जगह CH3 लगाया, आइसोप्रीन क्लोरीन लगा दिया, किसमें कन्वर्ट हो गया 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं क्लोरोप्रिन, पॉलीमराइजेशन किया, क्या नाम हो गया पॉलीक्लोरोप्रिन, इसका एक नाम देखो मैं यहां और लिख रहा हूं, क्लोरोप्रिन। क्लोरोप्रिन पॉलीमर नहीं है, क्लोरोप्रिन क्या है बच्चों, मोनोमर, ये ध्यान रखने वाली बात है। और पॉलीमराइजेशन किया, पॉलीक्लोरोप्रिन बन गया, तो पॉलीक्लोरोप्रिन को ही क्या बोलते हैं नियोप्रिन, ये पॉलीमर है, ये रहा 1,3 ब्यूटाडाइन। अगला सॉरी ब्यूना SBR बोलते हैं, 1,3 ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन, कोपॉलीमराइजेशन किया, बन गया स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर। नेक्स्ट ब्यूना N, 1,3 ब्यूटाडाइन एक्राइल और नाइट्राइल, क्या बन गया ब्यूना N या नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर। फिर आता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्लासिफाई करेंगे 4 टाइप्स में, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मोस्टैटिक पॉलीमर। तो इलास्टोमर इलास्टिक कैरेक्टर, वो सारा रबड़ आ जाएंगे इसके अंदर, दिस पॉलीमर हैविंग इलास्टिक कैरेक्टर, पॉलीमर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक कैरेक्टर, तो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फाइबर, दिस पॉलीमर हैविंग स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज एग्जांपल नायलॉन 6 नायलॉन 6 या डाइक्रोन टेरिलीन। थर्मोप्लास्टिक, दिस पॉलीमर कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू डिजायरेबल शेप बाय हीटिंग, हीट करने पर अपनी शेप में चेंज हो जाए। दिस पॉलीमर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर, आप हीट करेंगे सॉफ्ट हो जाएगा, कन्वर्ट टू फ्लूइड, ठंडा होगा वापस हार्ड हो जाएगा, पॉलीथीन पॉलीस्टाइरीन। थर्मोस्टैटिक, दिस पॉलीमर ऑन हीटिंग बिकम हार्ड ड्यू टू इट्स नेटवर्क स्ट्रक्चर, तो एग्जांपल बैकेलाइट मेलेमाइन। तो यहाँ ध्यान रखना है, इलास्टोमर्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, पूछ लिया जाता है, फाइबर में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, एंड थर्मोप्लास्टिक में इंटरमीडिएट स्टेप होती है बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर, और थर्मोस्टैटिक में नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, दैट इज बैकेलाइट एंड मेलेमाइन। एंड लास्ट फिर हमने देखा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर 2 टाइप की, PHBV, पॉली फुल फॉर्म लिखा हुआ है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, दैट इज PHBV। 2 मोनोमर कौन कौन से, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, दूसरा मोनोमर 3 हाइड्रोक्सी अगेन पेंटेनोइक, एक कार्बन का डिफरेंस आ रहा है बस, यहां से 1 2 3, 3 पर हाइड्रोक्सी OH और 4 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक, 1 2 3 3 पर हाइड्रोक्सी, और क्या है पेंटेनोइक, तो CH2 CH3, ये वाला ग्रुप बढ़ा, एक कार्बन बढ़ा दिया ये वाला, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक, रिएक्ट किया, दोनों मोनोमर डिफरेंट, कोपॉलीमराइजेशन, एसिड से OH, अल्कोहल हाइड्रोक्सी से हाइड्रोजन, वाटर एलिमिनेट होगा और ये ऐड हो गया इस तरह से, तो क्या बन गया PHBV, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो एनवायरनमेंट में इजीली डिकम्पोज हो जाए। अगला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है आपका नायलॉन 2 एंड नायलॉन 6, 2 मोनोमर डिफरेंट, एक मोनोमर में 2 कार्बन होंगे, दूसरे में 6 कार्बन होंगे, तो 2 कार्बन वाला मोनोमर जो होगा दैट इज द ग्लाइसिन CH2, एक से COOH, एक से NH2, और अगला जो मोनोमर होगा वो होगा एमिनो कैप्रोइक एसिड, जो आपको इसी से याद रखोगे, इसकी CH2 की यूनिट्स को 5 टाइम्स कर दो, कन्वर्ट टू एमिनो कैप्रोइक एसिड, वही एक NH2 होगा, एक COOH, 5 टाइम्स कर दिया, देखो यहाँ पर कोपॉलीमराइजेशन होगा, वाटर एलिमिनेट होगा, इससे OH, इससे हाइड्रोजन, और ये ऐड हो गया, कौन सा लिंकेज बना लिया, पेप्टाइड लिंकेज, एमाइड लिंकेज बन गया, नायलॉन 2 नायलॉन 6। अदर्स भी हो सकते हैं बायोडिग्रेडेबल, PHBV, PVC, नायलॉन 2 नायलॉन 6 के अलावा PVC, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलिन, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, और भी इनका वो NCERT के अंदर है ना, यूजेस भी दे रखा है इंडिविजुअल, आप उसको भी देख सकते हो। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने पॉलीमर कंप्लीट कर लिया है
सारे एग्जाम्पल्स, जितना भी थ्योरी पार्ट था वो भी लिख लिया है, उनको कैटेगराइज कर लिया है, सारा क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया है। तो आप जब इसको अच्छे से रिवाइज करना एग्जाम से पहले, प्रॉपर इसके नोट्स बना लेना, वीडियो पॉज करके आप उसको नोट कर सकते हो। अब ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। एक इसका हम आगे कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, अगली एक लेक्चर में हम देखेंगे इसका कुछ क्विज वगैरह डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।